नमस्कार, मैं सुरांधा आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। हमारे देश का किसान जन का पोषक है, वो श्रम का देवता है, अन्नदाता है। उसमें ही भारत की आत्मा निवास करती है। ऐसे ही किसानों की प्रगति के लिए हम खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी नई लाभकारी जानकारियां लेकर हर रोज सुबह आते हैं। तो चलिए कार्यक्रम शुरू करने से पहले देखते हैं क्या है आज के अन्नदाता में। सूकर पालन करके लखपति बना किसान। गृह वाटिका लगाएं, अच्छी क्वालिटी की फल सब्जी पाएं। कृषि से जुड़े व्यवसायों में सूकर पालन से बहुत से किसान जुड़ रहे हैं, क्योंकि इस व्यवसाय में कम लागत में अधिक लाभ है। आज आपको लेकर चलते हैं हरियाणा के करनाल जिले में और मिलवाते हैं रमन कुमार से, जो सूकर फार्मिंग करके अपनी अलग पहचान बना चुके हैं। आइए मिलते हैं इनसे। मैं पिग फार्मिंग पिछले 9 से 10 साल से कर रहा हूँ। 2012 से मैंने स्टार्ट किया है और मैंने ये अपने गांव से ही स्टार्ट किया था। सूकर पालन बहुत पहले से ही किया जाता रहा है। आज सूकरों की कई नस्लों का विकास भी हो चुका है, जो बहुत कम समय में ही तैयार हो जाते हैं और उनकी अच्छी मांग भी रहती है। पहले मेरा फार्म था जो 30 बाय 35 का था, फिर उससे मैं बढ़ के अपना 2014 में मैंने 50 बाय 60 का लगाया और अभी आपके सामने है ये मैंने 150 बाय 50 फुट का कैबिन ये फार्म बनाया है। जो मेरा गांव घर पे है, अपने गांव में है, वो है मेरा ब्रीडिंग सेक्शन। मैं वहाँ पर बच्चे पैदा करवाता हूँ और बच्चा जब 10 से 12 किलो का हो जाता है तो मैं इस फार्म में लेके आता हूँ। ये हमारा कैबिन है 15 बाय 20 का, ताकि बच्चा अच्छी तरह से घूम फिर सके, पाचन शक्ति बनी रहे और वेस्टेज भी कम होए, फीड की भी कम होए और अपना साफ सुथरा बच्चा रहे। क्योंकि सर्दियों में छोटा कैबिन होने की वजह से बच्चा गिल्ला होता रहता है और उसको बीमारियां पकड़ लेती हैं, तो बच्चे की मोर्टेलिटी भी हो जाती है। उस चीज़ से बचने के लिए मैं फार्मर भाइयों को यही सलाह दूंगा कि जो आप ब्रीडिंग का फार्म बना रहे हो या ब्रीडिंग जैसे कराना चाहते हो और फैटनिंग करना चाहते हो उसके बाद अपने ही फार्म पे, तो उसका कैबिन 15 से 20 फुट का, 15 फुट चौड़ा और 20 फुट लंबा ये होना चाहिए। और मैंने अभी ये नवा सेटअप सारा ही बनाया है। और मैं पहले लार्ज वाइट यॉर्कशायर जो मेल बच्चे लेके आया था, उसको मैंने अपना बड़ा किया, अपना उनसे बच्चे लेके आगे भी मैं अपना बिजनेस सेटअप कर रहा हूँ। और मैं अब नवी ब्रीड पे काम कर रहा हूँ जिसका नाम है ड्यूरोक क्रॉस ब्रीड, और एक लैंडरस वो भी क्रॉस ब्रीड है। उन पे आगे मैं काम कर रहा हूँ। जो मेरा गांव में था अपना सेटअप अपने घर के पास था, वो भी मेरा पिग, फिश और मुर्गा फार्म था। ये मैंने अभी नया प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है कहीं दूसरी जगह पे। ये भी मेरा यही है, पिग का और अपना फिश फार्मिंग का। जो मैं अब ये ड्यूरोक क्रॉस ब्रीड लेके आया हूँ, ये अपना थाईलैंड की नस्ल है और ये कि एक यार दोस्त ने गुड़गांव में इंपोर्ट करवाया था बाहर से और मैं उससे बच्चा लेके आया था। इसकी खूबी ये है कि ये अपना लार्ज वाइट की क्षमता में अच्छा वेट गेन करता है, कम फीड खा के। इसको हम अपनी भाषा में FCR कहते हैं। इसकी FCR इनसे बढ़िया है और ग्रोथ रेट भी अच्छा है। ये 6.5 महीने में 1 क्विंटल प्लस हो जाता है। और जो अपनी ये लार्ज वाइट है, ये अपना 7.5 महीने में 7 महीने में 1 क्विंटल का होता है। तो हमारा 1 महीने का फीड कॉस्टिंग और अपना मैनेजमेंट सब कुछ सही रहता है इसमें। ये मेरे पास 16 प्रेग्नेंट फीमेलें हैं, जिसमें से मेरे पास लगभग 8 से 10 अभी ब्याई हुई हैं और सबके 7, 8, 9 की एवरेज आ जाती है बच्चों की। हम बच्चों को बच्चे नहीं सेल करते, हम उनसे बच्चे लेकर फीमेलों से उनको 6 महीने 6.5 महीने अपना क्विंटल प्लस करके आगे सेल कर देते हैं। और ये हमारा दीमापुर वाले अपना आते हैं और वो ले के चले जाते हैं। हाँ, वहाँ से सप्लाई बाहर हो जाती है कटिंग करके, जो अपना उनका होता है। आय व्यय की बात करें तो 12 मादा और 2 नर से इस व्यवसाय की शुरुआत करने पर 12 मादा से एक बार में लगभग 90 बच्चे प्राप्त होते हैं और 14 माह में सूकरें 3 ब्यात करती हैं। इस तरह से 14 माह में लगभग 270 सूकरों की संख्या होती है, जो 24 माह के अंदर 3 चक्रों में तैयार हो जाती हैं। और एक सूकर का औसत वजन लगभग 100 किलोग्राम होता है और एक सूकर लगभग 7,000 रुपए में बिकता है, जिनसे कुल आमदनी 18,90,000 रुपए होते हैं, जिन्हें तैयार करने में
2 साल में लगभग 7 लाख रुपए की लागत आती है, जिसमें आवास निर्माण, जमीन का किराया और सूकरों की खरीद शामिल नहीं है। इस तरह से 12 मादा और 2 नर से 2 साल में लगभग 11,90,000 की शुद्ध आय होती है। फार्मरों को यही सलाह देना चाहूँगा कि पहले आप विजिट करो 8 से 10 फार्मरों की, और फिर विजिट करके उनका खाने का टाइमिंग नोट करो, खाने में क्या दे रहे हैं, कैसे उनकी सफाई कर रहे हैं, कैसे बच्चों के दांत काट रहे हैं, कैसे फीमेल ब्याह रही है। ये नहीं है कि आप एक बारी किसी फार्मर के पास गए और आपने फार्म स्टार्ट कर दिया, ऐसे में आपको कोई नॉलेज नहीं मिलेगी। एक फार्म पे 10 विजिट करो। कोई भी व्यवसाय अधिक लाभ के लिए किया जाता है, ऐसे में लागत खर्च और लाभ का सही संतुलन होना जरूरी है, जिसमें आहार प्रबंधन बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर आहार की व्यवस्था ठीक नहीं होगी तो कहीं न कहीं लाभ पर असर पड़ेगा, इसलिए आहार प्रबंधन पर विशेष ध्यान दें। ये फीड हम अपनी ही बनाते हैं, घर में ही आटा चक्की लगा रखी है जो छोटे वाली है, और वहीं से सिर्फ जो इसमें जो मेन होता है मक्का और बाजरा अनाज होता है ना, जो भी अपना अनाज, गेहूँ होगी, जौ होगी, मक्का हो गया, बाजरा होगी, सिर्फ इस चीज़ की पिसाई करनी पड़ती है बारीक। बाकी ना सोया की पिसाई करनी पड़ती है, ना पॉलिश की पिसाई करनी पड़ती है, सिर्फ मिक्सिंग होती है। और जब ये बाहर सेलर से लेते हैं वो उसके मक्की उसके भी पैसे लगा लेते हैं, सोयाबीन पीसने की जरूरत नहीं है, उसकी पिसाई कर देते हैं, और उसका ये सब वेस्ट का खर्चा है। सिर्फ अपना छोटा चक्की लगाओ, मेहनत करनी पड़ती है, बाकी कुछ नहीं है, और घर पे फीड तैयार करे होएगा बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट होता है। और मैं 24 घंटों में एक बार फीड देता हूँ, वो देते हम सवेरे, और वो हम देते हैं ऐसे कि जब तक जानवर खा सके, यानी कि कम से कम 6 से 7 घंटे जानवर के आगे फीड पड़ी रहनी चाहिए, तब जाके आपका FCR और जानवर ठीक रहेगा। सूकर पालन में घातक बीमारियां भी आती हैं। अगर आप सतर्क नहीं रहेंगे तो बीमारियां आपके व्यवसाय में भारी घाटे का कारण बन सकती हैं। इसलिए सूकरों को बीमारियों से बचाने के लिए जरूरी उपाय अपनाते रहें। मैं खुद ही इलाज करता हूँ, क्योंकि मैं पहले से ही शुरू से ही वेटरनरी में वो है रुचि है। मैं वेटरनरी डॉक्टरों के साथ मिलता जुलता भी रहता हूँ, मीटिंग भी होती रहती है अपनी। एनी फार्मर एनी टाइम कॉल मी, और जब भी चाहे, जिस टाइम चाहे, जिस प्रकार की चाहे हेल्प के लिए तैयार हैं, और फ्री में ट्रेनिंग देंगे। बस उनका ये होएगा कि रहना सहना अपना होएगा, फिर फार्म पे आए, किसी टाइम आए, कोई दिक्कत नहीं है। किसान भाइयों, अभी तक आपने खेती बाड़ी से जुड़ी हुई कुछ उपयोगी जानकारियां देखी। अब लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, जल्द ही लौटेंगे और कार्यक्रम में आगे भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई महत्वपूर्ण जानकारियां। बने रहिए हमारे साथ। ब्रेक के बाद आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। चलिए अब रुक करते हैं अगली कड़ी की ओर। अगर आपके घर के आसपास थोड़ी भी जगह है तो आप वहाँ सब्जियों के साथ ऐसे फल उगा सकते हैं जिसके पौधे छोटे होते हों। इस कार्य को करने में ना तो अधिक मेहनत की जरूरत है और ना ही अधिक खर्चा आता है। तो आप अपने थोड़े से खाली समय का उपयोग करके अच्छी क्वालिटी की ताज़ी सब्जियां और फल आसानी से कैसे उगाएं, इसकी जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। आज हम आपको स्वास्थ्य ही संपदा है इसके संबंध में कि हम कैसे घर पर कुछ सब्जियां उगा सकते हैं और उन सब्जियों का प्रयोग हम घर के लिए कर सकते हैं और अपने परिवार के स्वास्थ्य को उत्तम बना सकते हैं। देखिए बहनों कि हर मौसम में हम सब्जियों का प्रयोग करते हैं और ये सब्जियां हम अपने घर के आसपास जो खाली जगह बची हुई है उसमें उगा सकते हैं। अगर आपके पास खाली जगह नहीं है तो घर में खाली डिब्बे, गमले, इनमें भी कुछ तरह के पौध जैसे टमाटर, बैंगन इस तरह के हम लगा सकते हैं ताकि हम ताज़ी सब्जियां अपने परिवार को दे सकें। तो किचन गार्डनिंग का यही कारण होता है कि हम एक तो ताज़ा सब्जियों का प्रयोग करें और दूसरा हम पैसे की भी बचत कर सकें कि बाज़ार से हम जो सब्जियां लेके आते हैं उनमें ज़्यादा पैसे दे के आते हैं और उनमें सड़ी गली भी होती हैं, बैक्टीरिया भी ज़्यादा होते हैं, ज़्यादा कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है। और घर पर अगर हम किचन गार्डनिंग अपनाते हैं तो उसमें हम बिना पेस्टिसाइड वाली ऑर्गेनिक सब्जियां उगा सकते हैं जिससे कि हम अपने परिवार को एक सुरक्षा दे सकते हैं। किचन या टेरेस गार्डन के लिए ऐसे स्थान का चयन करें। छत के ऊपर, बरामदा या खिड़की के छज्जे, घर में खुले स्थान जहां पर सूर्य की रोशनी तथा पानी की सप्लाई की सुविधा हो, वहां पर किचन एवं टेरेस गार्डन बेहतरीन ढंग से स्थापित कर सकते हैं, क्योंकि पौधे सूर्य की रोशनी
एवं पानी प्राप्त कर अच्छी गुणवत्ता की सब्जियों एवं फलों का उत्पादन देते हैं। इस समय जैसे कि इस मौसम में हम बैंगन, टमाटर, भिंडी, लौकी और कुछ फलदार जैसे पौधे भी सब्जियों के बीच में लगानी चाहिए, जैसे नींबू है, बेर है। इससे क्या है कि एक तो सब्जियां जो हमारी हैं वो ज़्यादा अच्छे से उगती हैं, दूसरा जब हमने फलदार पौधा लगा लिया तो उसकी देखभाल करते करते उसके आसपास हम कुछ सब्जियां लगाते रहेंगे ताकि उसी पानी को हम सब्जी उगाने में काम में ले सकें। इसके अलावा रसोई में काम में आने वाला जो पानी है, रसोई में बर्तन धोने का पानी है, जो सब्जियां धोने का पानी है, उस पानी की इस तरह से नाली या व्यवस्था बना के हम उस पानी को सब्जियों में डालने के लिए, सब्जियां उगाने के लिए काम में ले सकते हैं, जिससे जल संरक्षण के सिद्धांत को भी हम ध्यान में रखेंगे। इसके अलावा सब्जियां उगाने के लिए सबसे पहले मिट्टी की अच्छे से तैयारी करनी चाहिए। ऐसे खेत से लाके मिट्टी वहां डालनी चाहिए जो कि अच्छी उपजाऊ हो, और मिट्टी की तैयारी करने के बाद हमें ऑर्गेनिक खाद का प्रयोग करना चाहिए। अगर ऑर्गेनिक खाद आपके पास उपलब्ध नहीं है तो बाज़ार से आप ला सकते हैं, नहीं तो आपके घर पे जो गोबर की खाद है उसी को ही आप प्रयोग कर सकते हैं। कंटेनर और गमलों में लगे पौधों का देखरेख करना नितांत आवश्यक है। पौधों की सिंचाई मौसम, पौधे का प्रकार एवं आकार तथा कंटेनरों के आकार पर निर्भर करता है। फल सब्जियों में सहारा देने की आवश्यकता पौधे के विकास की अवस्था एवं पौधे के प्रकार पर निर्भर करती है। यदि पौधे लता वर्गीय कुल के हैं तो उनको सहारा देने की जरूरत होती है, जैसे लौकी, करेला। सेम स्टैकिंग के द्वारा पंडाल प्रणाली पर इनको फैलाना चाहिए। इसके अलावा टमाटर, बैंगन और मिर्च को पौधारोपण के 2 महीने बाद स्टैकिंग करने की जरूरत होती है। और इसके बाद अगर सब्जियों में कुछ कीट आते हैं तो उसके लिए आप नीम के पत्तों का प्रयोग कर सकते हैं। जैसे नीम के पत्तों को रात भर पानी में भिगो दिया या उबाल के ठंडा कर लिया, छान के फिर उस पानी का छिड़काव सब्जियों पे करने से कीटों से थोड़ी राहत मिल जाती है, जिसमें हमको किसी दवाई का छिड़काव नहीं करना पड़ेगा। अगर हमारे पास कुछ सब्जियां बच जाती हैं उपभोग करने के बाद, खाने के बाद, तो उनका हम मूल्य संवर्धित उत्पाद भी बना सकते हैं। जैसे अगर आपने टमाटर उगाया है तो उसका जैम, स्क्वैश और या फिर उसके कुछ सॉस, इस तरह के कुछ उत्पाद बना सकते हैं। अगर आपने मिर्ची उगाई है तो बची हुई मिर्ची का आप अचार बना सकते हैं। तो एक पंथ 2 काज आप कर सकते हैं कि जैसे आपके घर में अचार भी बन जाएगा, कुछ दूसरे उत्पाद भी बन जाएंगे और ताज़ा सब्जियां भी हम काम में ले सकते हैं। हमारे देश में प्राचीन काल से ही कृषि में फसलों और पशुओं के साथ वृक्षों को सम्मिलित किया जाता रहा है। आज के आधुनिक युग में भी कृषि वानिकी करके अच्छा लाभ कमा सकते हैं। इस प्रणाली से लकड़ी, हरा चारा, अन्न, मौसमी फलों को आसानी से उगाया जा सकता है। तो आप कृषि वानिकी को कैसे अपनाएं, इसकी जानकारी दे रहे हैं डॉक्टर KS पंत। में हम खड़े हैं। इस पद्धति को एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम के नाम से जाना जाता है। एक खेती करने का ये टिकाऊ प्रबंधन है जिसमें मुख्यतः 3 घटक का जो है समावेश किया जाता है। ये घटक कौन कौन से हैं? जैसे पेड़ पौधे, फसलें और पशुपालन। इनको हम एक जमीन के एक हिस्से पे लगाएंगे और किसान इससे अपनी बहुआयामी मल्टीपर्पज जो उसकी ज़रूरतें हैं उसको पूरा करता है। कृषि वानिकी को सुनिश्चित कर खाद्यान्न को बढ़ाया जा सकता है। बहुउद्देशीय वृक्षों से ईंधन, चारा और फलियां, इमरती लकड़ी, रेशा, गोंद, खाद प्राप्त होते हैं। कृषि और पशुपालन आधारित कुटीर उद्योगों को बढ़ावा मिलता है। सबसे बड़ा फायदा है किसान को डाइवर्सिफिकेशन। बारिश नहीं होती है, किसान ने अगर गेहूं ही लगाया है तो उसकी पूरी की पूरी गेहूं जो है बारिश की बिना अगर सूखा पड़ रहा है तो कोई प्रोडक्शन नहीं होती है। अगर वो कृषि वानिकी को अडॉप्ट करता है, उसमें वो पेड़ पौधे भी लगाए हैं, पशु भी पाले हैं और फसलें भी लगाई है, तो जो 2 कंपोनेंट हैं, जो 2 घटक हैं, पेड़ पौधे और पशु से उसको कुछ ना कुछ आमदनी मिलती रहेगी। दूसरा फ़ायदा क्या है कि जो हमारे प्राकृतिक वन है, नेचुरल फॉरेस्ट है, उससे हम लकड़ी लेते थे, चारा लेते थे, ईंधन लेते थे और इमारती लकड़ी। लेकिन जब हम एग्रो फॉरेस्ट्री को अडॉप्ट करते हैं तो इन सारी चीज़ों को
अपने ही फार्म से हम कलेक्ट कर सकते हैं। और जो हमारा प्राकृतिक वन है, जो नेचुरल फॉरेस्ट है, उसके ऊपर आम आदमी का प्रेशर कम होगा, वो कंजर्व होंगे और लॉन्गर टाइम तक जो है हमारा वातावरण शुद्ध रहेगा। तीसरा फायदा क्या है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, ये रोजगार की उत्पत्ति भी करती है कृषि वन की। इसी तरह जो हमारा वाटर कंजर्वेशन की बात करें, एनवायरनमेंट कंजर्वेशन की बात करें, तो कृषि वन की एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है और आने वाले टाइम में और भी ज़्यादा इसका महत्व होगा। अब जैसे किसान कृषि वानिकी से अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा करता है, तो जहां हम खड़े हैं एक हमने एग्री सिल्वीकल्चर सिस्टम बनाया है। इसका एक घटक है द्रेक, मिलिया अजेड्रेक्स जिसको बोलते हैं, और इस बीच में जो हमने क्रॉपिंग की है वो मूली की क्रॉपिंग की है। और एक चयन करते वक्त किसान और बागवानों को एक ध्यान रखना है कि हमें कृषि वानिकी में उन पौधों का ही चयन करना है जो शॉर्ट रोटेशन हो, जिनका थोड़े टाइम में 7-8 साल में जो हमें लकड़ी दे सके, टिम्बर मिल सके, और साथ साथ में जो है दूसरे प्रोडक्ट भी उनसे मिल सकें। तो जैसे ये मिलिया अजेड्रेक्स, जैसे मैंने आपको कहा कि द्रेक का पौधा जो है इसको लगाया है, इसकी लाइफ स्पैन जो है 10-12 साल तक, 15 साल तक के हम इसको हार्वेस्ट कर देते हैं, 9 साल में भी हार्वेस्ट कर सकते हैं। तो उससे क्या हुआ कि ट्री कंपोनेंट जो है वो सॉइल को एनरिच कर रहा है, सॉइल में उसका न्यूट्रिएंट जा रहा है, लीफ फॉल हो रहा है, लीफ शेडिंग हो रही है, लीटर डिकम्पोज हो रहा है, तो उससे भी सॉइल की जो प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है, इसलिए सॉइल को भी ये इम्प्रूव करता है। इस सिस्टम में हमने क्या किया है कि इसको रो टू रो हमने 3 या 4 रो इसकी बनाई है। जो मिलिया लगाया है उसमें 2 दूरी रखी है, एक 5 मीटर की दूरी है, एक 4 मीटर की दूरी है, और एक रो से सेकंड रो के बीच में जो है 8 मीटर का फासला है। इसमें हमने 1 मीटर का जो है वो उसकी बिर्थ रखी है, जो जिसमें हमने प्लांटिंग की है कि इसकी जड़ें जो है 1 मीटर की ही पेरिफेरी में स्प्रेड करें, ताकि और न्यूट्रिएंट जो है ये ज़मीन नीचे से ले, और जो हमारी एग्रीकल्चर क्रॉप होती है वो 15 सेंटीमीटर तक उनकी जड़ें जो है वो जाती है, इससे नीचे नहीं जाती। तो जो कंपटीशन होता था न्यूट्रिएंट के लिए या मॉइस्चर के लिए थ्रू रूट्स, वो भी हमने इसको चेक किया है। कई बार शेड आती है और शेड से जो हमारी रिडक्शन हो जाती है, क्रॉप प्रोडक्शन जो है कम होती है। आप देख रहे हैं इस कंपोनेंट को, ट्री कंपोनेंट को हमने वर्टिकली मैनेज किया है। तो इस सिस्टम से जो है फार्मर जो है अपनी बहुआयामी ज़रूरतों को पूरा कर रहा है। इसी तरह हमने एक दूसरा सिस्टम बनाया है, उसमें क्या लिया हमने ग्रीबिया ऑप्टिबा, जिसको बोलते हैं ब्यूल, धामन और भीमल। सर्दियों की बात करें, सारे के सारे पौधों के पत्ते जड़ जाते हैं, लेकिन ये एक ग्रीन चारा, जो हरा चारा है, ये पशुओं के लिए प्रोवाइड करता है। जिनमें जैसे मैंने बोला कि मूली ले सकता है किसान, और गेहूँ लगा सकता है, सरसों लगा सकता है, गोभी लगा सकता है, कॉलीफ्लावर जिसको बोलते हैं, कैबेज लगा सकता है। तो डाइवर्सिफिकेशन करनी है कि एक ही क्रॉप नहीं लगानी। अगर एक क्रॉप फेल हो जाती है तो दूसरी क्रॉप से फार्मर को इनकम मिल। आगे और भी है खेती बाड़ी से जुड़ी हुई बहुत सी रोचक जानकारियां, पर यहां पर रुकेंगे एक और ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का अन्नदाता में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से आपके द्वारा पूछे गए प्रश्नों में से 1 या 2 महत्वपूर्ण प्रश्नों को हम अपने कार्यक्रम में शामिल करते हैं। इसी के तहत आज का चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। अन्नदाता निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से आज हमने जिस प्रश्न को कार्यक्रम में शामिल किया है उसे पूछा है ग्राम रायसिंह नगर, जिला श्री गंगानगर के कृषक बलदेव सिंह ने। यह फसलों को कीट और रोगों से बचाने के लिए बीजोपचार के बारे में जानकारी चाहते हैं। तो बलदेव सिंह जी, आपकी जानकारी के लिए प्रस्तुत है कार्यक्रम का ये अंश। FIR विधि से करें बीजों का उपचार, फसलों से ले भरपूर पैदावार। इसके लिए बीज उपचार करने का सही तरीका इस प्रकार है। फफूंदनाशी से बीजों का उपचार, कार्बेंडाजिम 2 ग्राम अथवा थीरम 2.5 ग्राम प्रति किलोग्राम के दर से बीज को उपचारित करें। इसके बाद कीटनाशक से बीजों का उपचार करते हैं। इसके लिए क्लोरपाइरिफॉस 20 EC दवा 4 मिली प्रति किलोग्राम बीज को उपचारित करें। इन सब के बाद कल्चर से बीजों का उपचार करते हैं। किसान भाइयों, बीज उपचार करने के फायदे कौन कौन से हैं? वह इस प्रकार से हैं। खेत में बीजों का समान अंकुरण होता है। खेतों में पौधों की संख्या उचित रहती है। फसल रोग व कीटों से मुक्त होती है। फसल से अच्छी गुणवत्ता के साथ अधिक पैदावार मिलती है। फसल उत्पादन में लागत कम लगती है
और फायदा अधिक होता है। आइए अब एक नजर डालते हैं राज्य की कुछ चुनी हुई मंडियों के प्रमुख फसलों के बाजार भाव पर। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, न्यूज 18 राजस्थान, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है p18annadatarajasthan@nw18.com। इसके अतिरिक्त आप हमें निःशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180041921555 पर सोमवार से शनिवार सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। किसान भाइयों, अब समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, तो हमारी पूरी अन्नदाता टीम को दीजिए इजाजत। कल फिर आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण जानकारियों के साथ। नमस्कार।